नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 9 संदिग्ध छात्रों की पहचान कर ली है, जिनमें जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी छात्रों को नोटिस भेजकर सफाई मांगी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जेएनयू में प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचने पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो उन लोगों के साथ खड़ी हुई जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके परिवार के वीडियोकॉन लोन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में उनके फ्लैट और उनके पति दीपक कोचर की कंपनी की कुछ संपत्तियों को अटैच किया है, जिसकी कीमत करीब 78 करोड़ रुपए है। और अब से 2.5 घंटे बाद इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। रात 10:37 पर शुरू होने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और करीब 4 घंटे तक जारी रहेगा। गुवाहाटी में सीएए का अनोखे तरीके से विरोध किया गया। असम के गुवाहाटी में असम स्टूडेंट यूनियन ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें गायक जुबिन गर्ग समेत स्टूडेंट यूनियन के कई नेताओं ने शिरकत की। दीपिका पादुकोण पर बीजेपी नेता गोपाल भार्गव के बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी जुबानी बहस हुई और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विशाल पदयात्रा निकाली और नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने की मांग को लेकर वाईएसआई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। कर्नाटक के कलबुर्गी में आशा कार्यकर्ताओं ने बकाया वेतन की मांग करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से जिला स्वास्थ्य दफ्तर तक विशाल प्रदर्शन मार्च निकाला और धरने पर बैठकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के काजा से 2 मरीजों समेत 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर शिमला के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हैदराबाद के आबादी वाले इलाके में अचानक एक मोबाइल टावर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में ताजा भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ गई, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। लगातार बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठाते दिखे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोहड़ी महोत्सव में पंजाबी गायक नौड़ी सिंह ने एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिस पर बड़ी संख्या में प्रशंसक लंबे समय तक झूमते रहे। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आज रिलीज हुई फिल्म तानाजी और छपाक के टिकट फ्री बांटने की होड़ लग गई। एक और कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के लोग दीपिका पादुकोण की छपाक के टिकट फ्री में बांटते दिखे, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता अजय देवगन की तानाजी फिल्म के टिकट मुफ्त बांट रहे थे। क्योंकि ऐसा करके बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से तानाजी और छपाक का समर्थन और विरोध करने में जुटे थे।
देखिए कैसे भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद रंग महल टॉकीज में फिल्म तानाजी लगी है और इसी कॉम्प्लेक्स के संगीत टॉकीज में फिल्म छपाक लगी है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता दीपिका के खिलाफ देश विरोधी नारे लगाकर उनकी फिल्म का विरोध करने में जुटे हैं और वहां पहुंचने वालों से फिल्म न देखने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए वो इस हद तक गए कि अजय देवगन की फिल्म तानाजी के टिकट मुफ्त में बांटने लगे। वंदे मातरम के नारे के साथ यहाँ पे तानाजी फिल्म का समर्थन, क्या समर्थन, एक तरफ वहाँ समर्थन छपाक का चल रहा है, यहाँ तानाजी का चल रहा है, क्या कहें? भाई एक तरफ वो फिल्म है जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत के टुकड़े करने वालों के साथ, देश में हिंसा फैलाने वालों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ हमारे तानाजी हैं जो मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए देशभक्त हैं। हम बोल रहे भाई ऐसे लोगों के साथ खड़े लो जो देशद्रोही है। वहीं एनएसयूआई के छात्र दीपिका की छपाक का समर्थन करने में जुटे थे और उनके जेएनयू जाने को सही बता रहे थे। बीजेपी के तानाजी के टिकट मुफ्त में बांटने के जवाब में एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां छपाक के टिकट फ्री में लोगों को दे रहे थे। भोपाल में ऐसे में एनएसयूआई ने यहाँ पर जो है टिकटें बांटी हैं और ये टिकटें बांटी हैं उन छात्रों को जो यहाँ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। कई एनएसयूआई के लोग यहाँ हमारे साथ में, आखिर इसके समर्थन में आप टिकट क्यों बांट रहे हैं छपाक से? देखिए, दीपिका पादुकोण जी ने एक जो साहसिक कदम उठाया था, जेएनयू में एक पीड़ित छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थन में वो वहाँ पर गई थी, जिससे पूरे देश भर के छात्रों में एक खुशी की लहर है कि कोई तो उनके समर्थन में आया। जिस तरीके से भाजपा सिर्फ एक साहसिक कदम के विरोध में बाइकाट छपाक कर रही है, उसके समर्थन में आज हम यहाँ पे मुफ्त टिकट बांट रहे हैं। हालांकि थिएटर के बाहर नारेबाजी और हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी पहुंच गई और हालात को बिगड़ने से रोक लिया। दरअसल दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। ये फिल्म एसिड अटैक से पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म में दीपिका पादुकोण ने लक्ष्मी से प्रेरित किरदार मालती की भूमिका निभाई है, लेकिन उनके जेएनयू जाने से विवाद हो गया। जबकि तानाजी शिवाजी के ऐसे ही एक दोस्त की कहानी है जिनको शिवाजी का दाहिना हाथ माना जाता था और उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीती थी। दरअसल दीपिका की छपाक के खिलाफ भोपाल में बीजेपी का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी दीपिका पादुकोण की मूवी टैक्स फ्री की जा चुकी है। कमलनाथ ने ट्वीट कर फिल्म छपाक की तारीफ की। कमलनाथ ने लिखा कि ये फिल्म समाज में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं की पीड़ा के साथ उनके आत्मविश्वास, संघर्ष पर आधारित है और ऐसे मामलों में समाज की सोच में बदलाव लाने का संदेश देती है। कलाकार भी एक इंसान है, उन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। इसके लिए उन्हें कोसना, उनका विरोध करना, उनके विरोध में बोलना कतई उचित नहीं है। देश में किसी को हक नहीं है कि वो हमें बताएं कि हम क्या देखें, कौन सी फिल्म देखें और कौन सी नहीं। सभी फिल्में कोई न कोई अच्छा और सामाजिक संदेश लेकर आती हैं। दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने के 3 दिन बाद बीजेपी ने छपाक की हीरोइन पर ताबड़तोड़ हमला बोला। हालांकि सरकार के ही एक मंत्री ने दीपिका के जेएनयू जाने को मामूली बात बताया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला करते हुए दीपिका को कांग्रेस समर्थक बताया और तंज कसा कि दीपिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो किन लोगों के साथ खड़ी होने जा रही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि स्मृति ईरानी से जब दीपिका को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग जुमले का इस्तेमाल करते हुए भी निशाना साधा। I think that anybody who has read the news knew where you're going to stand, knew that you're going to stand with people who wanted the destruction of India, knew that you're standing with people who celebrate every time a CRPF Jawan is killed. She knew that she's standing with people who they actually hit some girls in private parts with lathis. No, that's not true. Actually made her political affiliation known in 2011. But she's supposed to come to Karen. It's her right. Stand next to people who जो भारत तेरे टुकड़ों में। असल में स्मृति ईरानी ने इशारे में दीपिका पादुकोण के उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें दीपिका ने राहुल गांधी की तारीफ की थी और उम्मीद जताई थी कि वो देश के पीएम बनेंगे। मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि दीपिका के जेएनयू जाने के बाद अभी तक बीजेपी के किसी आला नेता या केंद्रीय मंत्री ने दीपिका पर हमला नहीं बोला था। प्रकाश जावड़ेकर ने तो इस बात को तवज्जो ही नहीं दी थी। कोई कलाकार क्यों, कोई भी सामान्य आदमी कहीं भी जा सकता है, उसकी राय रख सकता है, उसमें कभी आपत्ति नहीं की किसी ने। लेकिन दीपिका पादुकोण को लेकर स्मृति ईरानी ने न सिर्फ खुलेआम हमला बोला, बल्कि ये जंग ट्विटर तक चली गई। स्मृति ईरानी ने जाने माने फिल्म आलोचक अनंत विजय को रीट्वीट करते हुए दीपिका पर तंज कसा।
इस लेख में दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने के पीछे की वजह बताने का दावा किया गया है और लिखा गया है कि दीपिका का जेएनयू जाना एक कारोबारी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अनुमान लगाने वाली एक रिपोर्ट ने फिल्म को अच्छे संकेत नहीं दिए थे। इस रिपोर्ट के बाद ही दीपिका की पीआर टीम ने जेएनयू जाने की योजना बनाई थी। फिल्म क्रिटिक के इस लेख के जरिए भी स्मृति ईरानी ने दीपिका पादुकोण को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जब स्मृति ईरानी ने मोर्चा खोला तो साथ में पार्टी के और भी नेताओं ने दीपिका पादुकोण पर हमलों की झड़ी लगा दी। वहीं विपक्ष ने दीपिका का बचाव करते हुए बीजेपी पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। हालांकि इन सियासी विवादों से दूर दीपिका पादुकोण मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची। अपनी फिल्म छपाक के रिलीज होने के मौके पर गणपति से आशीर्वाद लिया, मंदिर के बाहर फोटो भी खिंचवाई, लेकिन जेएनयू के सवाल पर कन्नी काट गई। लेकिन दीपिका की चुप्पी से सियासी बवाल नहीं थमा। स्मृति ईरानी की तर्ज पर बीजेपी के साक्षी महाराज ने भी सलाह दे दी कि फिल्म वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग से दूर रहना चाहिए। दीपिका पादुकोण का जो दृश्य मैंने देखा टीवी पर, उससे मुझे लगा कि शायद वो गलती से पहुंच गई। अपने को उन्हें ठगा जैसा पाया। जब मंच पर खड़ी थी, मैं भी कहीं जाऊंगा तो कुछ तो बोलूंगा, लेकिन वहां जब नारे लग रहे थे, कन्हैया पास में खड़ा था, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दीपिका पादुकोण की अंतरात्मा रो रही होगी। तो एक्टर्स हैं, इन सबको मैं समझता हूं राष्ट्र के साथ रहना चाहिए, और उसमें से कुछ परसेंटेज है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर बन करके मोदी का राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री एक कदम और आगे बढ़े और कलाकारों को कारोबारी बता दिया। नहीं, ये तो व्यापारी हैं, इनका तो माल जहाँ बिकता हो ये वहाँ चले जाते हैं। इन्होंने तो अपना माल बेचना, इनका तो कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन दीपिका की जेएनयू यात्रा को विपक्ष सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बता रहा है। एक तो साहब घबराई हुई सरकार है ना, और बिल्कुल फासिस्टवादी सरकार है। इनका और क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के विरोध के सामने ये डरते हैं और इस समय बुरी तरह घबरा गए हैं, क्योंकि पूरे देश का युवा एक तरफ खड़ा है और इनके अंधभक्त एक तरफ खड़े हैं, और अंधभक्त मेरे ख्याल से 5% भी नहीं है। इस बीच कुछ बीजेपी नेताओं की ओर से दीपिका के खिलाफ अमर्यादित बयान भी आए, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया। अगर दीपिका पादुकोण जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ खड़ी होती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं कि जाकर मुंबई में नाचे, हमें लगता है पूरी महिला बिरादरी का कहीं न कहीं ये अपमान है। दर्शाता है कि बीजेपी के नेताओं की मानसिकता किस तरह की है। दीपिका की फिल्म छपाक रिलीज हो चुकी है, लेकिन लगता है कि जब तक फिल्म पर्दे पर मौजूद रहेगी, दीपिका के जेएनयू जाने को लेकर बयानबाजी जारी रहेगी। दिल्ली के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने चुनाव समिति का ऐलान किया। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी इलेक्शन कमेटी की घोषणा की, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत 15 लोगों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार नोएडा और लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छात्रों के 2 गुटों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक गुट भारी पड़ गया और लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान एक गुट ने एक छात्र को पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर 9 की पुलिस चौकी में कुछ पुलिसकर्मियों का शराब पीने का वीडियो वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी और मिस्त्री समेत अन्य को नोटिस भी जारी किया गया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ख्वाजा हाजी निजामुद्दीन की दरगाह पर कव्वाली के दौरान लोग झूम उठे और कव्वालों पर नोटों की बारिश कर दी। राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कर दी गई। इसके बाद उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने वीडियोकॉन घूस मामले में बर्खास्त ICICI बैंक की पूर्व CMD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के मुंबई में फ्लैट समेत कुल 78 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।
सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 147 अंक उछलकर 41,599 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 40 अंक बढ़कर 12,256 पर बंद हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद यूपी के अलग अलग इलाकों में पुलिस की ज्यादती को मुद्दा बना रही प्रियंका गांधी काशी पहुंची, लेकिन सबसे पहले गंगा किनारे के मंदिरों में दर्शन किए। और इसके लिए प्रियंका गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ नाव पर सवार हुई। गंगा की लहरों से गुजरते हुए उनकी नाव एक घाट से दूसरे घाट पहुंची। इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी कर घाट का माहौल सियासी बना दिया। नाव से उतरकर प्रियंका गांधी पंचगंगा घाट पहुंची और वहां की तंग गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ी। इसके बाद प्रियंका श्री मठ पहुंची और वहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। सिर पर कपड़ा लपेटे हुए प्रियंका गांधी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भैंसासुर घाट पर रविदास मंदिर में पूजा की। वहां दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर के महंत से मुलाकात और बातचीत की। रविदास मंदिर में दर्शन के बाद प्रियंका ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन किया और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं, बीएचयू के छात्रों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। जो लोग प्रियंका से मिले उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन और पुलिस की ज्यादती के बारे में बताया। कांग्रेस की महासचिव ने गौर से हर एक आदमी की बात सुनी और सरकार पर निशाना साधते हुए भरोसा दिया कि कांग्रेस की सरकार आई तो नागरिकता कानून रद्द किया जाएगा। प्रियंका काशी में मोदी सरकार पर हमलावर थी, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। प्रियंका के लगातार यूपी दौरे से राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। काशी के मंदिरों में दर्शन करके प्रियंका ने भी बीजेपी को मैसेज दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने को कहा है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोगों को सरकार से असहमति जताने का पूरा अधिकार है, ये बात कही। सरकार अपने सभी आदेशों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने को कहा है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोगों को सरकार से असहमति जताने का पूरा अधिकार है, ये बात कही। सरकार अपने सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करे। साथ ही इसके अलावा सरकार कश्मीर में अपने गैर जरूरी आदेश वापस ले और बैन से जुड़े सभी आदेशों को सरकार सार्वजनिक करे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बैंकिंग, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज समेत सभी जरूरी सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट को सरकार अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकती। कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 का जिक्र करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। विरोध विचार को कुचलने के औजार के तौर पर इसका दुरुपयोग न किया जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था। साथ ही इसके विरोध को देखते हुए कश्मीर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया। वो ऑर्डर सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है। ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने कश्मीर पर लगी पाबंदियों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की, जबकि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सम्मान की बात कही। हालांकि उसने घाटी में सब कुछ सामान्य होने का दावा भी किया। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले। और ये नब्ज, ये पल्स सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने या लीडर ने नजरबंद या जेल से छूटने की एप्लीकेशन दी तो सरकार ने उसे बताया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन होगी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स है माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारे। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और वाईफाई इंटरनेट काफी लंबे समय से चल रहा है। सरकार ने बीच में मोबाइल इंटरनेट भी शुरू किया था, लेकिन बहुत अधिक अफवाहें फैलने के कारण ऐसी आशंका थी
कि देश दुश्मन ताकतें इंटरनेट और खासकर व्हाट्सएप कॉल जो अक्सर पाकिस्तान के आतंकवादी अलगाववादी जिसका इस्तेमाल करके कश्मीर घाटी के हालात खराब करते हैं। पौष पूर्णिमा पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले के मौके पर पौष पूर्णिमा का स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। राजस्थान के जयपुर में दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला अस्पताल के अंदर मरीज के बेड पर कुत्ता बैठ गया, जिसे देखने के बाद प्रशासन सुरक्षा के सवाल पर बातें बनाने लगा। ग्रेटर नोएडा में लूट और हत्याकांड के बाद डरे सहमे लोगों ने सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने की मांग की। यूपी के बहराइच में नेपाल सीमा से सटे गांव में धर्मांतरण होने की खबरें सामने आ रही हैं, जहां ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को झांसा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ एजेंट बना दिए, नेपाल से अब नहीं आते हैं सर। ये लोग कहते हैं हमारे ईसाई धर्म बदल लोगे तो ये दुख दूर हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा, इस तरह से उनको झांसा देते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बेगमगंज सिविल अस्पताल में सरकारी दवाएं कूड़े में पिछले 4 महीने से पड़ी हुई हैं, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यूपी के कौशाम्बी में बसों की ओवरटेकिंग में भिड़ंत के बाद 2 रोडवेज बस ड्राइवर आपस में मारपीट करने लगे, जिनको वहां मौजूद लोगों ने शांत कराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने छपाक फिल्म का विरोध किया और दीपिका पादुकोण का पुतला जलाया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार पिछले 4 दिनों से हो रही बर्फबारी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। और आंख कान खोल के मैं अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जेएनयू हिंसा के लिए लेफ्ट जिम्मेदार। और साथ ही दिखाएंगे पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी। प्रेजेंटेड बाय सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट्स के साथ मस्ती का वीडियो शेयर किया है। अभिनेत्री सारा अली खान हाल ही में छुट्टियां मनाकर लौटी हैं और आने के साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सारा अपनी दोस्त के साथ न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में राइड का मजा लेते नजर आई। हमारी तरह चल रहे हैं घोड़े इत्यादि। बहुत ही सुंदर दिन है, सूरज की किरणें हम पर बहुत ही अच्छी तरह गिर रही है, जिसका आनंद इंसा और मैं उतार रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। मल्टी स्टारर फिल्म मलंग का पहला गाना चल घर चले रिलीज हो गया है। इस गाने में आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी की केमिस्ट्री शानदार नजर आई। सबसे हो चल चले अपने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक के रिलीज होते ही गणपति के आशीर्वाद लेने मुंबई की सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। अभिनेता सलमान खान ने ट्वीट कर अपनी अगले साल आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की घोषणा की। इस फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी करेंगे। इस साल ईद पर उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होने वाली है। अभिनेता सैफ अली खान और तब्बू की फिल्म जवानी जाने मन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में सैफ अली खान और तब्बू काफी कूल नजर आ रहे हैं। जेल में क्या? दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। हाँ, आई कांट बिलीव मुझे अपने मम्मी को अपने पापा से मिलवाना पड़ा। कंग्रेचुलेशंस, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। नेगेटिव इंसान तुम्हारा बाप है। Are you sure ये हिप्पी तुम्हारी माँ है? ओके गाइस, स्टॉप प्लीज, प्लीज स्टॉप इट।
रेमो डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D का एक और डायलॉग प्रोमो रिलीज हो गया है। वो मुझको तोड़ना है। Okay, what's the color of my eyes? It's blackish, tinge of bluish, clean and off. Wow. बेबी मैंने कभी नोटिस नहीं किया ना। Really? लव कलर ब्लाइंड होता है। आंखों में नहीं देखता तो किधर देखते रहता है? बोबो। ईरान में यूक्रेन के विमान के क्रैश होने के 2 दिन बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है बोबो। ईरान में यूक्रेन के विमान के क्रैश होने के 2 दिन बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि यूक्रेन का विमान ईरान के मिसाइल अटैक के चलते ही क्रैश हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने भी प्लेन क्रैश में ईरान का हाथ होने की बात कही। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के यूक्रेन विमान हादसे को लेकर दिए चौंकाने वाले बयान को न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जारी एक वीडियो कुछ हद तक सही साबित करता है, क्योंकि इस वीडियो में दिखाई दिया कि यूक्रेन एयरलाइंस का विमान रात में उड़ रहा है। इसी दौरान उसमें आग लग गई और ऐसा लगा कि कोई रॉकेट उससे तेजी से टकराया और धमाका कर आगे निकल गया। एक बार फिर से देखिए कि कैसे एक मिसाइल तेहरान से उड़े यूक्रेन एयरलाइंस के विमान से टकराई और इसके बाद विमान आग के गोले में बदल गया। हालांकि विमान हादसे की कुछ तस्वीरें बुधवार को ही आ गई थी, जब विमान हादसा हुआ था, जिसमें देखा गया था कि आसमान में क्रैश होने से पहले विमान लपटों में घिर गया और किसी शोले जैसा जमीन की ओर आता दिखाई दिया। इसके बाद जमीन पर गिरते ही पूरे विमान में आग लग गई और तेज रोशनी के साथ ये पूरी तरह से खाक हो गया। इसके बाद विमान हादसे की जानकारी मिलने पर राहत और बचाव दल जब वहां पहुंचा तो वहां विमान का मलबा जमीन पर काफी दूर तक बिखरा हुआ था और मलबे से धुआं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद ईरान की ओर से दावा किया गया कि विमान में सवार क्रू मेंबर समेत 176 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कनाडा के 63 नागरिक भी मारे गए। लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विमान के क्रैश होने पर कई सवाल उठाए। ट्रूडो ने कहा कि कई स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से यूक्रेनी विमान को मार गिराया था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने साफ किया कि तेहरान की एक कार्रवाई अनजाने में भी हो सकती है, लेकिन ट्रूडो ने दावा किया कि उन्हें खुफिया जानकारी से पता चला है कि विमान को ईरान ने सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल से मार गिराया। From multiple sources, including our allies and our own intelligence, the evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. ट्रूडो के इस दावे को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भी साथ मिला है। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि एक यूक्रेनी विमान जो ईरान में हादसे का शिकार हो गया था, उसे सतह से हवा में मारी जाने वाली मिसाइल से गिराया गया है। हालांकि ये गलती से हुई कार्रवाई भी हो सकती है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संदेह जताया था कि प्लेन क्रैश के लिए मैकेनिकल खामी जिम्मेदार नहीं थी, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। It was flying in a pretty rough neighborhood and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question. वहीं ईरान ने मिसाइल अटैक से यूक्रेनी विमान के क्रैश होने के दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने इसे बेकार की बात बताते हुए कनाडा से इससे जुड़ी खुफिया रिपोर्ट को साझा करने के लिए कहा है। इस बीच यूक्रेन ने विमान हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी। दरअसल कहा जा रहा है कि दुर्घटना उस दिन हुई थी जब अपने कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले में ईरान ने बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल लॉन्च किया था। आइए अब आपको ग्राफिक्स से जरिए दिखाते हैं कि तेहरान के इमाम खोमैनी एयरपोर्ट पर 8 जनवरी को विमान हादसा कैसे हुआ होगा। दरअसल इमाम खोमैनी एयरपोर्ट से बोइंग 737 विमान उड़ान भरने के 3 मिनट के बाद ही परान के पास क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के इस विमान को स्थानीय समय अनुसार सुबह 5:15 पर उड़ान भरनी थी। हालांकि इसे 6:12 पर रवाना किया, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही फ्लाइट ने डेटा भेजना बंद कर दिया, जिसके बाद कुछ दूरी पर यह विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई। इसमें 167 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे। कहा जा रहा है कि इस हादसे में 82 ईरानी, 63 कैनेडियाई और 11 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई थी। हादसे के शिकार लोगों में 10 स्वीडन के, 4 अफगानिस्तान, 3 जर्मनी और 3 ब्रिटिश नागरिक भी थे। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन एयरलाइंस का विमान तेहरान से यूक्रेन के कीव जा रहा था। जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष समेत यूनिवर्सिटी के लेफ्ट विंग से जुड़े कई छात्रों को जिम्मेदार पाया है। जेएनयू हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के हेड जॉय तिर्की ने मीडिया के सामने 5 दिसंबर को पूरा जो घटनाक्रम हुआ 5 दिसंबर को वो बताया है। पुलिस के मुताबिक, माफ कीजिएगा, 5 जनवरी
जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन को लेकर छात्रों के दो गुटों में तनाव पहले से था, लेकिन रविवार को दोपहर बाद लेफ्ट विंग के छात्रों ने आईसी घोष की अगुवाई में पेरियार हॉस्टल पर हमला किया और उसके बाद शाम के वक्त साबरमती आश्रम पर कुछ नकाबपोशों ने हमला किया। पुलिस की स्टोरी के मुताबिक कैंपस में हुई हिंसा छात्रों के दो गुटों में वार पलटवार का नतीजा था। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि हिंसा में कैंपस के ही लोग शामिल थे, क्योंकि किसी बाहरी आदमी के लिए जेएनयू के हॉस्टल और हॉस्टल के कमरों की पहचान कर पाना नामुमकिन है। पुलिस ने माना कि हॉस्टल में चुनिंदा कमरों को निशाना बनाया गया था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हिंसा में शामिल जिन छात्रों की तस्वीरें पुलिस ने दिखाई उनमें से ज्यादातर लेफ्ट विंग के हैं। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहां जाके अटैक किया और जो मफल केसेस और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द जेएनयू एसक्यू वर आल्सो देयर। इनफैक्ट द प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर विच इज कॉट इन कैमरा। तो ये लोग जाके वहाँ चोटें गए ये लोगों को और काफी झगड़ा वगैरह हुआ। फिर पुलिस वहाँ पहुंची है और प्लेन क्लोथ में कुछ पुलिस वाले वहाँ पे थे भी। और ये जब हम लोग करी गए थे, आपने एफआईआर नंबर 6 भी आप लोगों ने सब में चढ़ी है, तो वहाँ ये पीस मीटिंग हो रही थी और अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो ग्रुप आया एंड दे वर आल्सो मफल फेस और इनके हाथों में डंडे बंडे थे। उन्होंने पहले यहाँ इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर साबरमती हॉस्टल में घुस गए। एंड दिस ऑल्सो वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर कमरे को जाके उन्होंने नॉकिंग किया। दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। अब मेरे को 4 दिन हो गए हैं जेएनयू में, मैं अभी भी रास्ता भूल जाता हूँ। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा में शामिल 9 छात्रों की पहचान कर ली है। हालांकि इन छात्रों को भी हिरासत में नहीं लिया गया है, उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की भीड़ में छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष भी शामिल थी। इसमें जेएनयू की पूर्व छात्र चुनचुन कुमार, जो कैंपस में ही रहते हैं, उनका नाम है। इसके अलावा पंकज मिश्रा, भास्कर विजय, सुजेता तालुकदार, प्रियरंजन, टोलन सावंत और विकास पटेल के नाम है। पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के एडमिन योगेंद्र भारद्वाज की तस्वीर भी दिखाई, जो संस्कृत से पीएचडी कर रहे हैं। जेएनयू में हिंसा के 2 दिन बाद एबीवीपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर हमला बोला। इस वीडियो को मीडिया में भी दिखाया गया, जिसमें कुछ नकाबपोश छात्र एक हॉस्टल पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। तस्वीरों से लग रहा है कि पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर कुछ छात्रों की पहचान की है और दावा किया कि हमले की शुरुआत लेफ्ट विंग के छात्रों ने की और फिर कैंपस में हिंसा भड़क गई। लेकिन पुलिस ने साबरमती हॉस्टल पर हुए हमले के जिम्मेदार लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 5 जनवरी की शाम साबरमती हॉस्टल में नकाबपोशों ने हमला बोला था और वहां जमकर तोड़फोड़ की। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खबर यह भी आई कि इस हमले के लिए हमलावरों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसी की मदद से लोगों को इकट्ठा किया गया। पुलिस को इस हमले में शामिल लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है। कुछ हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं, उसके बारे में और थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उसी समय और हमें एक ऐसा ग्रुप भी मिला है जो बिल्कुल रेलेवेंट है, उसी टाइम 5:30 के आसपास बनाया गया। तो ये ग्रुप बने हैं, तो लोग इकट्ठे हुए और ये जो 7 बजे वाला था ये साबरमती में हो गया। और हालांकि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाते हुए सफाई दी कि वो अध्यक्ष होने के नाते हिंसा वाली जगह मौजूद थी, उनका हिंसा से लेना देना नहीं है। मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं है, लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ कुछ नहीं। मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हम लोग 4 जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव है। कहीं पे कैंपस में इमरजेंसी होता है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता, हम दौड़ के पहुंचते स्टूडेंट्स के एसओएस कॉल्स पे। तो क्या हमारा कैंपस के अंदर कहीं पे पहुंचना सिक्योरिटी रीजन की वजह से गुनाह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्या ये बता देता है कि वो वहाँ पे वो कर रहे थे? उनके पास क्या एविडेंसेस है? दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं रिलीज करता है कि क्या एविडेंस है जिसकी वजह से वो सस्पेक्ट कर रहे हैं? वहीं सरकार ने भी जेएनयू में हिंसा के लिए लेफ्ट विंग के छात्रों को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही इस मामले में सियासत करने के लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, छात्र रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, 1100 स्टूडेंट ने पहले दिन किया। इससे निराश हताश ये राजनेता, उन्होंने अपने संगठनों के द्वारा और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध किया।
सर्वर तोड़ा, दूसरे दिन फिर जाकर सर्वर तोड़ा, सारे सीसीटीवी डिसेबल किए, सारी प्रक्रिया को रोका और शैक्षिक सत्र रोकने जैसा पाप छात्र जीवन में दूसरा कुछ नहीं है। अब से थोड़ी देर में साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और खास बात यह है कि ये भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार ये चंद्र ग्रहण रात 10:37 पर शुरू होगा, जो लगभग 4 घंटों तक जारी रहेगा और रात 2:42 पर खत्म हो जाएगा। इस ग्रहण का शानदार नजारा 1:45 बजे के आसपास देखा जा सकेगा, जब चांद का 90% हिस्सा पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण मंद नजर आएगा। इस ग्रहण पर सूतक नहीं लगने से मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे और लोग अपने घरों में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दरअसल जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और अपने उपग्रह चंद्रमा को अपनी छाया से ढक लेती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस साल 2020 में कुल 4 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। इसके अलावा इस साल 2 सूर्य ग्रहण भी लगेंगे। पहाड़ों पर एक बार फिर से जोरदार बर्फबारी हो रही है। एक तरफ जहां बर्फबारी से सैलानी गदगद हैं, तो वहीं इलाके के लोग भीषण ठंड और बर्फबारी से होने वाली दूसरी मुसीबतों का सामना करने को मजबूर हैं। क्योंकि बर्फबारी इतनी हो रही है कि हर तरफ कई फीट बर्फ जमा है। जहां भी नजर घुमाएंगे सब कुछ सफेद नजर आएगा। रास्ता कहां है, किनारा कहां है, ये पता लगाना तक मुश्किल है। पहाड़ों की रानी मसूरी की तस्वीर देखिए। क्या पेड़, क्या पहाड़ और क्या रास्ता, सब बर्फ की मोटी परत से ढक चुके हैं और रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। प्रशासन रास्तों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है, क्योंकि बर्फबारी के बीच कई सैलानी फंस गए हैं। बर्फबारी हुई थी, उसको देखते हुए कई हमारे रिमोट के एरिया और हाई एल्टीट्यूड एरिया में काफी ज्यादा रोड्स वगैरह में बर्फ अभी भी है, तो उसमें हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी लगी है और साथ में कुछ ऐसे रोड ओपनिंग में यद्यपि पीडब्ल्यूडी और बाकी डिपार्टमेंट अभी पूरी तरह से काम कर रही है। 4 दिन की लगातार बर्फबारी के बाद चमोली का हाल देखिए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। बंद रास्तों से लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन दूर दराज से आए सैलानियों को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। वहीं स्थानीय कारोबारियों को काफी फायदा भी हो रहा है। उत्तरकाशी में भी बर्फबारी का नजारा ऐसा है जो पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिला। रास्तों के बंद होने से लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन प्रशासन रास्तों को खोलने के पूरे इंतजाम कर रहा है। नैनीताल में भी बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटा है। रास्तों पर बर्फ की चादर बिछी है। कड़ाके की ठंड के बीच सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों का मानना है कि बहुत लंबे वक्त के बाद इतनी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बहुत समय बाद ऐसी बर्फबारी देखने को मिली है और इतना आनंद है क्या बताएं। काफी समय बाद मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बस हम यही देखने आए थे, हमारा सपना पूरा हो गया। पूरी बर्फबारी देखने को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया मौसम बढ़िया आ रहा है। यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा गिरी है, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। पहाड़ों पर इतनी बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में ठंडी हवा से तापमान गिर रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में ठंड का सितम जारी है। और लौट रहे हैं फौरन वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं की अहमियत को देखते हुए इसे आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नुकसान कांग्रेस को हुआ और नाराज बीजेपी हो गई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पलटवार करने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही।